हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर से आप सबों के लिए जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वह रेलवे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू इस सेशन को। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 2 वीडियो डाले हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें। हम डिस्क्रिप्शन में उस 2 वीडियो का लिंक दे देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। आज हम शुरू करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर को। और टिश्यू में जो आज हमारा पहला जो पॉइंट है वो होने वाला है जंतु ऊतक से, एनिमल टिश्यू से। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है अपना कि ऊतक क्या है। दोस्तों, ऊतक क्या है, यहाँ आप 2 ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपको यहाँ मिल जाएगा। ऊतक क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी होने वाला है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है वे कहलाते हैं ऊतक, टिश्यू कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि उन कोशिकाओं के समूह को जिसकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और एक विशेष कार्य के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते भी होंगे उसे हम लोग ऊतक बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है टिश्यू यानी ऊतक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रक्त और हड्डियाँ डैश के उदाहरण है। रक्त और हड्डियाँ किसके उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। रक्त और हड्डियाँ जो है वो है संयोजी ऊतक के उदाहरण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रक्त डैश प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है आप ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयोजी ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन सी, रक्त एक संयोजी ऊतक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुंह की परत डैश से बनी हुई होती है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी पपड़ीदार उपकला, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वेमाउस एपिथीलियम। स्क्वेमाउस एपिथीलियम, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पपड़ीदार उपकला यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो यहाँ आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा अंग कौन है। तो दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है स्किन यानी त्वचा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी त्वचा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी वसा। त्वचा के नीचे और आंतरिक यानी मध्य वाले भाग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वसा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में संयोजी ऊतक के उदाहरणों को पहचानें। संयोजी ऊतक के उदाहरणों को पहचानें, तो यहाँ पर दोस्तों अभी पढ़े हैं हम लोग कि हड्डी और जो ब्लड है वो संयोजी ऊतक के उदाहरण है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हड्डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। तो जैसा कि जानते भी होंगे आप लोग कि हड्डी क्या है, संयोजी ऊतक के उदाहरण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर की हड्डियों में जो है वो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक होते हैं हड्डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है। इनमें से बताना है कि पशु ऊतक कौन सा नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेशी ऊतक पशु ऊतक है, संयोजी ऊतक पशु ऊतक है, उपकला ऊतक पशु ऊतक है, तंत्रिका ऊतक पशु ऊतक, सभी के सभी एनिमल टिश्यू है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एनिमल टिश्यू नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होने वाला है। ये सभी के सभी क्या है, सही है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन पशु ऊतक नहीं है, तो आपका इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, यानी डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। सरल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है। तो दोस्तों ये होता है श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र नहीं, त्वचा में होता है दोस्तों। ये उपस्थित होता है त्वचा में, ये त्वचा में होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम त्वचा में
मौजूद होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होता है। डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही होने वाला है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि संयोजी उत्तक जो होते हैं वो मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होता है। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा संयोजी उत्तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश एक संयोजी उत्तक है। डैश एक संयोजी उत्तक, जैसा कि आप जानते भी होंगे रक्त और हड्डी जो है वो संयोजी उत्तक के उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रक्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे जानते भी होंगे रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत जो होती है वो क्या कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों एपिडर्मिस। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी एपिडर्मिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस को जो है मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ए एपिडर्मिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। ध्यान देना है कि इसमें कहा जा रहा है संयोजी उत्तक नहीं है। तो दोस्तों तो यहाँ पर जो है आप जानते होंगे कि जो ब्लड है संयोजी उत्तक होता है, रक्त है वो संयोजी उत्तक होता है, उपास्थि होते हैं जो कार्टिलेज होता है वो भी संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पर जो है तंत्रिका कोशिका जो होती है वो संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, जो कि संयोजी उत्तक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वोली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो होने वाला है अस्थाई, जहाँ पर अस्थाई संकुचन और विश्राम होता है। तो याद रखेंगे आप कि यहाँ पर जो आंसर होगा आपका अस्थाई होगा। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ें। तो किस प्रकार की कोशिकाओं में त्वचा बनी है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है दोस्तों, आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन ए यानी कि अधिचर्म कोशिका। अधिचर्म कोशिका से हमारी त्वचा बनी हुई है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। किस तरह के जो उत्तक हैं वो ग्रंथियां बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एपिथेलियम। एपिथेलियम प्रकार के जो उत्तक होते हैं वो ग्रंथियां बनाती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है अपना कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसके आंतरिक परत निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए, जिसे आयत और फलकी कहा जाता है या क्यूबाइडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए आयत फलकी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है अपना, अगला प्रश्न है कि उत्तक के प्रकार यानी डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि एपिथेलियम प्रकार के जो उत्तक होते हैं वो ग्रंथियां बनाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, एपिथेलियम ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है कि हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। तो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं जो है वो संयोजी उत्तकों में पाई जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजी उत्तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है अवकाशोत्तक डैश के बीच एक पूरक उत्तक यानी कि फीलर टिश्यू का काम करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए यानी कि त्वचा और मांसपेशियों का काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक, तो पता ही होगा कि जो ब्लड होता है वो लाल संवहनीय उत्तक होता है, जिसे हम लोग रुधिर भी बोलते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो आपको पता ही हो गया होगा कि वाहिका जो उत्तक है वो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो वाहिका यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमने अभी एनिमल टिश्यू को पढ़ लिया, अब प्लांट टिश्यू को पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके भी हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इसका पहला जो क्वेश्चन है पढ़ते हैं इसको। पहला क्वेश्चन जो है वो है डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जाइलम और फ्लोएम जो है
वो संवहन पुल बनाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम उत्तक संवहन पुल बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है कि फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बने हुए। यहाँ पर ध्यान देना है कि फ्लोएम डैश के अतिरिक्त यानी फ्लोएम जो है इनमें से किसके अतिरिक्त बाकी सब से मिलकर के बना हुआ होता है। तो यहाँ पर फ्लोएम जो है फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त सभी से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोएम वाहिका। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो अस्थायी उत्तक की बात करें तो यहाँ पर जो है स्क्लेरेन काइमा जो है वो उत्तक है और पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो होने वाला है आपका वो है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य करता है। पौधे की जो बाहरी त्वचा है उसका कार्य नहीं करता है। ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं करता है। तो दोस्तों इसमें जो नहीं करेगा वही आपका सही आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी, जो बाहरी त्वचा का काम नहीं है वो है प्रकाश संश्लेषण का काम करना। तो प्रकाश संश्लेषण करना यानी प्रकाश संश्लेषण का काम पौधों में बाहरी त्वचा द्वारा नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी विभेदन। उस प्रक्रिया को कहा जाता है विभेदन। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने का जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है विभेदन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर विभेदन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोलेन काइमा यानी स्थूल कोण उत्तक जो होता है, स्थूल कोण उत्तक उसकी जो कोने होते हैं वो अनियमित रूप से मोटे होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्थूल कोण उत्तक या कोलेन काइमा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है डैश उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि कोलेन काइमा जो होते हैं वो अस्थायी रूप से कोने पर क्या होते हैं मोटी होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेन काइमा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी यानी पौधे के भोजन आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लिग्नन के जमाव के कारण ही दृढ़ उत्तक की कोशिका जो होती है वो मोटी हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। ध्यान देंगे तने और जड़ों के शीर्ष की बात किया तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है शीर्ष विभज्योतक जो होते हैं तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कठोर कोशिका भित्ति जो होते हैं वो होते हैं स्क्लेरेन काइमा में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्क्लेरेन काइमा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डैश के कारण स्क्लेरेन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है। तो स्क्लेरेन काइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है वो होता है लिग्नन के कारण क्या होता है, स्क्लेरेन काइमा कोशिका की दीवार क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। सरल अस्थायी उत्तक नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जाइलम जो होता है वो सरल अस्थायी उत्तक नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जाइलम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। सरल अस्थायी उत्तक नहीं है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि जाइलम क्या है, सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होने वाला है, जाइलम ही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो आपको पता होगा कि जाइलम का काम क्या है कि पानी और खनिज का परिवहन करना पौधों में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना हुआ है, यानी डेड सेल से बना हुआ होता है। तो वो क्या होता है, जाइलम ही है जो मृत कोशिकाओं से बना हुआ होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, जाइलम यानी ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
कि पौधों में कौन सा जो उत्तक है वो पानी संवहन करता है। तो अभी हमने पढ़ा कि पानी और खनिज का संवहन कौन करेगा, वो करेगा जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है, काम होता है पानी का संवहन करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कोशिका जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पानी का परिसंचालन करता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वही जाइलम होने वाला है कि जाइलम का काम क्या है कि पौधों के जड़ों से पानी और खनिज का क्या करना, परिसंचरण करना, परिचालन करना, संवहन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जल के वहन से संबंधित है। तो वहीं जल के वहन से संबंधित कौन है, तो वो हो जाइलम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। कह रहे हैं कि कौन से उत्तक का जो अंतरकोशिकीय क्षेत्र है वो सबसे बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस अंतरकोशिकीय जो क्षेत्र होता है बड़ा होता है वो होता है पेरेन्काइमा का। पेरेन्काइमा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है स्थूल कोण उत्तक, जिसे हम लोग कहते हैं कोलेनकाइमा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है कोलेनकाइमा, यानी कि स्थूल कोण उत्तक। तो स्थूल कोण उत्तक ही है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं में का उत्पादन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न 100 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 100 है। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन सा उत्तक पाए जाते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तर। लेटरल मेरिस्टेमिक उत्तक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यही जो है तनों के छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति एवं उसकी वृद्धि में सहायक करता है। कौन सा, तो लेटरल मेरिस्टेमिक उत्तक। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटरल मेरिस्टेमिक उत्तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जाइलम वो है जो क्या करते हैं, जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा विभाज्योतक उत्तक। विभाज्योतक उत्तक जो है वो कोशिकाएं को अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए अलग हो जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, विभाज्योतक उत्तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो कोलेनकाइमा का जो है किसके कारण, तो पेक्टिन के कारण मोटी हो जाती है, और सेल्यूलोज भी उसके साथ होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है सेल्यूलोज और पेक्टिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। रूट टिप यानी जड़ के जो आगे वाले भाग होते हैं उसमें, या शूट टिप में, तो कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विभाज्योतक उत्तक। विभाज्योतक उत्तक ही रूट टिप या शूट टिप में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पार्श्व विभाज्योतक। पार्श्व विभाज्योतक के कारण ही जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम के कारण ही क्या हो जाता है कि जड़ तथा तना के घेरे में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है, बस वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, लेटरल विभाज्योतक यानी पार्श्व विभाज्योतक जिसे बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा कि अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष यानी विकसित होता शिखा पर पाया जाता है, यानी जो शिखाएं बढ़ रहा हो उस पर पाया जाता है। वो अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष पर होते हैं। तो अग्रस्त मेरिस्टेम जो होता है किसके किसके शीर्ष पर पाया जाता है, वो पाया जाता है किसके किसके शीर्ष पर, वो पाया जाएगा तना और जड़ के शीर्ष पर। तना और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किसमें से होती है। पौधे में जो प्राथमिक वृद्धि होती है, पहला वृद्धि जो होता है किससे होती है। तो आपको बताना है किस से होती है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हों कि अंतर्विषीय विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक के
कारण क्या होता है, प्राथमिक वृद्धि होती है। तो प्राथमिक वृद्धि कहाँ कहाँ से होगी, तो अंतर्वेशीय विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक के कारण। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सी और डी। अंतर्वेशीय विभाज्योतक के कारण और शीर्ष विभाज्योतक के कारण ही क्या होता है कि प्राथमिक वृद्धि होती है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न आपका है, एरियोलर उत्तक अंगों के डैश स्थान भरता है, डैश अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। तो ये एरियोलक उत्तक के बारे में कहा गया है कि एरियोलक उत्तक जो है अंगों के डैश स्थान को भरता है। तो एरियोलक उत्तक जो होता है वो अंगों के अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। तो यहाँ पर जहाँ पर अंदर और आंतरिक है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। करेंगे निम्नलिखित में से किन को उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होते। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता भी होगा कि ऑप्शन नंबर डी में कुलेनकाइमा दिया हुआ है और कुलेनकाइमा ही क्या है, वो उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है और लंबी और कोने पर अनियमित रूप से स्थूल हो जाती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो कोशिका विभाजन में बस विभाज्योतक उत्तक जो है वो सक्षम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा विभाज्योतक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। किसके जो अस्थायी उत्तक कौन सा है जिसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, तो वो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा का जो एक अस्थायी उत्तक है और जिसकी कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। यहाँ पर बताना कि सरल अस्थायी उत्तक नहीं है कौन सा है, तो यहाँ पर जाइलम क्या है, सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो पहला ही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि डैश की कोशिकाएं मृत होती है, डैश की कोशिकाएं मृत होती है। तो आपको बताना है कि इसमें से किसकी कोशिकाएं मृत होती है, तो दृढ़ कोशिका यानी स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की क्या होती है, कोशिकाएं मृत होती है, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक क्या होता है, ये उत्तक होता है जो परिपक्वता पर जो जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंतर्वेशीय विभाज्योतक पाए जाते हैं, अंतर्वेशीय विभाज्योतक पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं कहाँ पर, तो वो पाए जाते हैं वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में, वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्सों में पाए जाते हैं अंतर्वेशीय विभाज्योतक। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों के तल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, और अस्थायी उत्तक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। तो अगला प्रश्न है कि पौधों में उस उत्तक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुँचाता है। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे उसे जाइलम कहते हैं और यहाँ पर जाइलम आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जाइलम और फ्लैम। जाइलम और फ्लैम क्या है कि वह उत्तक है जो युग्म संवहनी बंडल का क्या करता है, गठन करता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, जाइलम और फ्लैम। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है, डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है। तो दोस्तों जाइलम ही क्या है, एक जटिल और अस्थायी उत्तक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जाइलम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है, डैश सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा जाइलम। जाइलम क्या है, सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है कि साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार है। साधारण अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं, तो कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएगा कौन कौन, आपको कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा। तो जहाँ भी है पेरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा तो आपका वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है पेरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ होती है। तो दोस्तों एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है तो वो होता है जटिल उत्तक।
जटिल उत्तक में क्या होता है ना कि एक समान कार्य करने वाली ढेर सारी प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी जटिल उत्तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है। तो दोस्तों पादप का जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका किसका बना हुआ होता है, तो वो होता है सेल्यूलोज और पैक्टिन का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज और पैक्टिन, ऑप्शन ए सही आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा के कारण ही मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खादों का प्रवाहन करना। पौधों को अलग अलग जगहों तक पहुँचाने का कार्य होता है फ्लोएम का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों बने हुए भोजन को पहुँचाने का कार्य होता है फ्लोएम का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो वो होता है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो है कि डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृदुतक। मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि वह अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेरेनकाइमा। बस वही क्वेश्चन और वही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। तो दोस्तों फिर वही क्वेश्चन है और थोड़ा अलग तरह से इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या है, अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाओं की विरल रूप से संरचित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अस्थायी उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए। किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए, तो विभाज्योत्तक उत्तक के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। तो वो यहाँ पर हो जाएगा विभाज्योत्तक उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डैश उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिकाएं द्रव साइटोप्लाज्म पतली कोशिकाओं रस भित्ति मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाँ होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मेरिस्टेमेटिक यानी विभाज्योत्तक उत्तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो है निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। दोस्तों कोशिका विभाजन कौन करता है, तो विभाज्योत्तक उत्तक करता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी विभाज्योत्तक उत्तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाएं को अलग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेरिस्टेमेटिक उत्तक को अलग किया जाता है उसकी कोशिकाओं के अस्थायी रूप देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होता है, तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। वो होता है विभाज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक। तो यहाँ पर विभाज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधों के सभी भागों में भोजन पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है, तो वो फ्लोएम पहुँचाता है। और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है। जटिल अस्थायी उत्तक जैसा कि आप जानते भी होंगे फ्लोएम क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इनमें, फ्लोएम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है। अस्थायी उत्तक क्या है, तो जाइलम और फ्लेम अस्थायी उत्तक है, जटिल जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा जो उत्तक है उसके द्वारा नारियल की छाल का निर्माण हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है, नारियल का भूसी कौन बनाता है, तो स्क्लेरेनकाइमेटिक फाइबर जो होते हैं वो उससे भूसी बनता है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर जो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। तो जाइलम का प्रकार कौन सा नहीं है, तो जाइलम का प्रकार यहाँ पर
ट्रैकिड्स, नलिकाएं, जाइलम फाइबर्स, ये सभी के सभी प्रकार हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं है तो वो हो जाएगा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो है जाइलम का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि यानी भोजन को अन्य जगहों तक पहुँचाने का काम किसका होता है, फ्लैम का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर फ्लैम। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधों में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो कोलेनकाइमा के कारण क्या होता है, पौधों में लचीलापन होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोलेनकाइमा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली जो अस्थायी उत्तक होती है उसे क्या कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कोलेनकाइमा क्या होता है, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी उत्तक होती है। अगला प्रश्न है कि पौधों में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। तो दोस्तों वही प्रश्न है, इसे अलग अलग भाषा अलग अलग तरह से यहाँ पर दिखाया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दृढ़ उत्तक डैश से बना हुआ होता है। जो दृढ़ उत्तक होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो दृढ़ उत्तक जो होते हैं वो होते हैं निर्जीव कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्जीव कोशिका। तो दृढ़ उत्तक किससे बने हुए होते हैं, निर्जीव कोशिकाओं से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डैश उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा से उत्तक है जो मृत कोशिकाओं से बना हुआ होता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 150 जिसमें क्या है कि रेगिस्तानी पौधे की बृहत्तम त्वचा, जो बृहद त्वचा होता है एपिडर्मिस होता है, उनमें डैश एक मोटी परत होती है, मोटी मोमी परत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी क्यूटिन। क्यूटिन क्या होता है, एपिडर्मिस भाग होता है जो मोटी बनाती है। अगला प्रश्न है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संवहनीय उत्तक। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवहनीय उत्तक ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की बाहरी संरचित परत होती है, तो बाहरी जो संरचित परत होती है उसे बाहरी छाल या उसे वल्कल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो है टिश्यू से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। तो अब जो हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे किससे, तो दोस्तों जैव अणु यानी लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो जो है वो जैव अणु पर रिलेटेड आएगा और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले रेलवे एग्जाम में उन सब क्वेश्चनों को करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए तो